आपके सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसके देखिए पहला जो है सटीक शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए जैसे चिर अस्थाई क्या है, चिर चिर अस्थाई व्यवस्था चालू की थी। ये जो की थी देखिए ये कहीं ना कहीं किसने किया था, ये जो शुरुआत इसका हुआ था वो कर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कर्नवालिस ने। देखिए तो क्या हो जाएगा? कर्नवालिस। तो कर्नवालिस में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये कर्नवालिस में ये टिक हो जाएगा। देखिए इसमें कर्नवालिस होगा तो कर्नवालिस में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ये कर्नवालिस हो गया, ये कर्नवालिस टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए मालवाड़ी व्यवस्था चालू हुई थी बंगाल में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। ये देखिए मालवाड़ी जो व्यवस्था थी ये उत्तर भारत में चालू हुई थी। तो उत्तर भारत में आप लोग ये टिक लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर है उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में इसे करके ये टिक लगा दीजिएगा। ये ओके उत्तर भारत में। उसके बाद देखिए जैसे कि दिया हुआ है दादन का अर्थ क्या है। देखिए अग्रिम अर्थ, मौसम, बेगार श्रम। इसका जो है देखिए दादम का अर्थ जो है अग्रिम क्या है, ये जो है आपका देखिए ये है अग्रिम अर्थ। अग्रिम अर्थ में तो आप टिक लगा दीजिएगा। अग्रिम अर्थ में क्या होगा? अग्रिम अर्थ। उसके बाद देखिए औपनिवेशिक भारत में पहले पटसन कारखाना चालू हुआ था। तो ये पटसन चालू कहाँ पे हुआ था? देखिए रिपरा की जगह पे यहाँ रिसड़ा हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये क्या होगा? 100। ये 100 हो जाएगा। रिसड़ा कलकत्ता बम्बई, तो कहाँ पे हुआ था? रिसड़ा में। तो रिसड़ा में आप लोग टिक लगा सकते हैं, ये टिक लगा दीजिएगा रिसड़ा में। ठीक है, ये रिसड़ा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देश की संपत्ति, देश से बाहर चले जाने को, अगर देश की संपत्ति है देश से बाहर चला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कहते हैं देखिए संपदा का बहिगमन, अवशिल्पायन, और ये है वर्गादारी व्यवस्था। तो ये देखिए यहाँ पे संपदा का बहिगमन कहते हैं, तो इसमें संपदा का बहिगमन में लगा दिए। नीचे कथनों में से सही गलत का चुनाव करें। देखिए निचले कथन जो है इसमें सही गलत कौन सा है उसका करना है। तो पहला जो देखिए है 1794 ईस्वी में चिरस्थायी बंद व्यवस्था चालू किया था, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग गलत लिख दीजिएगा। तो मैं क्रॉस का निशानी लगा दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ पे गलत लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? गलत, ये गलत का लिखिएगा। उसके बाद देखिए नील विद्रोह मद्रास में हुआ था। नील विद्रोह जो है मूलतः मद्रास में नहीं हुआ था कि बल्कि बंगाल में हुआ था। उसके बाद देखिए ग नंबर दक्षिणतम में कपास की खेती के साथ अमेरिका के गृह युद्ध का विषय जुड़ा हुआ था। ये देखिए जो है ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये सही है क्योंकि अमेरिका में मंदी पड़ गया था, मंदी पड़ा था तो उसी का दौरान का बात है। उसके बाद देखिए रेल पथ के माध्यम से देसी माल से भारत के बाजार छा गए थे। तो ये देखिए देसी माल से भारत के बाजार नहीं छाए थे। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें विदेशी माल ही ज़्यादा होता था क्योंकि देसी माल पे तरह तरह का कर लगा दिया गया था ताकि विदेशों का सामान अच्छा से बिक्री हो सके। उसके बाद देखिए है कि कंपनी शासन को ध्यान में रखकर टेलीग्राफ व्यवस्था बनाया गया था। तो ये देखिए टेलीग्राफ व्यवस्था जो है सही बात है कि वो मतलब कि रेल पथ के माध्यम से ही इसको बनाया गया था कि किसी प्रकार चलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें सही लगा निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए अति संचित में उत्तर दो, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। सूर्यास्त नियम किसे कहते हैं? सूर्यास्त नियम जो है इसको कहते किसे कहते हैं इस विषय में लिखना है। तो देखिए आप लोग देखिए जमींदारों के लिए चिरस्थायी बंधु व्यवस्था समस्या का एक
पक्ष था। जमीन का अधिकार जमींदार के पास ना होने पर भी सारी जमीन के असली मालिकाना कंपनी वाले थे, मतलब कि जितना भी मालिकाना था वो कंपनी वाले थे। निर्दिष्ट एक तारीख के अंदर सारा राजस्व उन्हें कंपनी को जमा करना होता था। यह व्यवस्था सूर्यास्त कानून के नाम से भी प्रसिद्ध था, मतलब कि एक निश्चित समय के दिया जाता था तारीख, और ये सूर्य के ढलने से पहले ही पैसे जमा करना पड़ता था। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपका जमीन का क्या होगा, नीलामी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते थे, सूर्यास्त कानून के नाम से प्रसिद्ध था। यह निश्चित तारीख, सूर्य अस्त होने से पहले जमा करना होता था। तो इसमें क्या लिख दिया, निर्दिष्ट तारीख तक कर जमा ना कर पाने की स्थिति में जमीन की बिक्री का अधिकार कंपनी के को था। अगर समय पर आप नहीं जमा कर पाए तो आपका जो ये जमीन है वो बिक्री कर दिया जाएगा। उसका देखिए है कृषि के वाणिज्यकरण से क्या समझते हैं, वाणिज्यिकरण से क्या आप क्या समझते हैं, इसके विषय में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वाणिज्य के काम में लगाने वाले फसलों के प्रति कृषक पर विशेष दबाव पड़ता था। मतलब कि वो अंग्रेज सरकार बोलते थे कि आप क्या करो कि जो भी खेती है वो वाणिज्य से जुड़ा करो, मतलब कि जिससे खेती वाणिज्य किया जाए। जैसे कि चाय, नील, पटसन, कपास की खेती पर सरकार विशेष बल दे रहे थे कि वो बोल रहे थे कि इसी का खेती कीजिए तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये वाणिज्य की फसलें थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि रेल पथ बनाना, रफ्तानी का भाग बढ़ाना कृषि के वाणिज्यिकरण कहा जाता था। ये कृषि की क्या कहा जाता था, वाणिज्यिकरण कहा जाता था। देखिए वाणिज्य के काम में लगने वाले फसलों के प्रति कृषकों पर विशेष दबाव पड़ता था। जैसे चाय, नील, पटसन, कपास की खेती पर सरकार विशेष बल दे रही थी। रेल पथ बनाना, रफ्तानी का भाग बढ़ना कृषि के वाणिज्यिकरण का कहा जाता था। इतना कहा जाता था, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए दक्षिणीय हंगामा क्यों हुआ था। दक्षिण में कपास की खेती करने वाले किसान विद्रोह हो उठा। देखिए किसानों पर तरह तरह का दबाव बना रहा था, इसीलिए क्या किया, वो दबाव के कारण वो विद्रोह कर दिया था। विद्रोही किसानों ने साहूकार पर आक्रमण करके उनकी बही खाते जला दिया। जितना भी बही खाता था सबको जला दिया। अहमदाबाद और पुणे से विद्रोह ने भयंकर रूप लिया। 1815 ईस्वी में मई से सितंबर महीने तक के इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने दक्षिणतम हंगामा कहा। संपदा का बहिर्गमन किसे कहते हैं। देखिए भारत की संपदा को कई तरह से ब्रिटिश सरकार स्थानांतरित किया करता था। इससे भारत की आर्थिक उन्नति नहीं होती थी। इस तरीके से देश की संपदा को विदेशों में भेजने को ही संपदा का बहिर्गमन कहा जाता था। अब उसके बाद देखिए अब शिल्पायतन से क्या समझते हो, तो इसके बारे में क्या समझते हो, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। देखिए 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भारत के बाजार का एक अधिकार हो जाने के बाद धीरे धीरे विदेशी वस्तु का आयात भारत में होने लगा। इस व्यवसाय में प्रतियोगिता के कारण देसी शिल्प का नाश हो गया। भारतीय शिल्प के लोप की इस प्रक्रिया को अब शिल्पायन कहा जाता है। अब शिल्पायन इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए है कि बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्ता का क्या प्रभाव पड़ा, इसे लिखना है। तो देखिए जैसे मैंने कि ये लिखा है, देखिए कि 1793 ईस्वी में बंगाल में राजस्व अदायगी की व्यवस्था चालू की गई। यह सोचा गया था कि इससे राजस्व में हिसाब में गड़बड़ी नहीं होगा। जमींदार से कितना राजस्व प्राप्त होगा उसका लेखा जोखा कर लिया गया था। फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार कर वसूल नहीं कर पाते थे। अब उसके अनुसार नहीं होता था, जो होता था वही देना पड़ता था। उसके बाद देखिए चिरस्थायी बंदोबस्ता के फलस्वरूप जमींदारों की समृद्धि बढ़ती हुई, परंतु कृषकों की अवस्था हीन ही बनी रही। कृषक जमींदार की कृपा पर निर्भर करते थे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि बनी हुई थी, कृषक जमींदार की कृपा पर निर्भर हो रहा था। पाक औपनिवेशिक समय में कृषकों
कि अपनी जमीन पर अधिकार था, किंतु चिरस्थायी बंदोबस्ता में कृषक के अधिकार खारिज हो गए थे। ऊंचे भाग का राजस्व अदा करने के लिए कृषकों के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ लाद दिया गया जाता था। जमींदार को उनकी जमीन से बेदखल कर देने का भी अधिकार था। चारों ओर से दबाव के कारण कृषकों की दशा दिन से दिन होती जा रही थी। उसके बाद क्या है कि रैयतदारी या मालवाड़ी व्यवस्था की तुलना का आलोचना दृष्टात्मक। देखिए तो हम लोग क्या किया, अलग अलग कर दिए हैं, तो इसे आप लोग कर सकते हैं, तुलना करके भी कर सकते हैं। मैंने तुलना करके नहीं किया, बाकी क्या किया, अलग अलग कर दिया है। देखिए ने अपने अधिकार पाने के लिए बाद भू राजस्व को लेकर परीक्षा निरीक्षण शुरू किया। तब तक चिरस्थायी बंदोबस्ता के संबंध में अधिकारियों के असंतोष दिखाई पड़ रहा था। इसके सिवा मद्रास में बड़ी जमीनें ना थी, मद्रास में बड़े जमींदार भी ना था, अतः वहां भू राजस्व का बंदोबस्ता सीधा कृषकों के हाथ की कंपनी करना चाहती थी और महान यानी कई ग्रामों की समष्टि मालवाड़ी के ग्राम संपर्क अर्थ में समझा जाता था। उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाके में भूमि राजस्व का अदाई के क्षेत्र में मालवाड़ी बंदोबस्ता चालू किया गया था। इस बंदोबस्ता में राजस्व अदाई के लिए औपनिवेशिक सरकार महल के जमींदार तथा प्रधान के साथ समझौता करता था। उस समझौते में सारा गांव या समाज को ही ले लिया जाता था। देखा जाए तो कृषक को कोई मालिकाना नहीं था, मतलब कोई भी कृषक का मालिकाना नहीं था। मिले थे किसान असल में औपनिवेशिक शासन के किराए वाले किसान जमीन पर खेती का अधिकार पाया था। उन्हें पता था कि राजस्व न देने पर उसे जमीन से बेदखल कर उसकी जमीन दूसरे किसानों को दे दिया जाएगा। मालवाड़ी बंदोबस्ता से कृषि समाज को राहत नहीं मिला। निश्चित समय के अंतराल पर राजस्व का भाग संशोधन किया जाता था, परिणाम स्वरूप राजस्व का दर ऊंचा हो जाता था। उसके बाद देखिए ग नंबर कि कृषि के वाणिज्यिकीकरण के साथ कृषक असंतोष और विद्रोह का सीधा संपर्क क्या था। इस संदर्भ में दक्षिण हंगामा को आप किस रूप में लेंगे, किस तरह लेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए विराट सांख्यिक कृषकों के लिए इच्छा पालतू पशु उन्नत बीज खाद और यंत्रों का जुगाड़ संभव न था। राजस्व का दर ऊंचा होने के कारण, अब देखिए राजस्व का क्या होता था दर, वो दिन प्रतिदिन ऊंचा ही होता कारण कृषक से उपार्जन कम होता था। खेती से उत्पन्न का अधिकांश भाग ही ब्रिटिश सरकार, जमींदार और महाजनों के पास चला जाता था। खेती के वाणिज्यिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव के कारण भारत के विभिन्न स्थानों पर किसान विद्रोह कर उठे। 19वीं शताब्दी के द्वितीय भाग में अमेरिका के गृह युद्ध के कारण कपास की खेती में कपास की मांग बढ़ गई। अब देखिए कपास का मांग बढ़ गया था, लेकिन इससे दक्षिण में कपास की खेती बढ़ा दी। अमेरिका के गृह युद्ध के कारण रुक गया। अब देखिए क्या क्या कृषक में बढ़ा दिया, लेकिन वहां पे क्या किया, गृह युद्ध हो गया तो गृह युद्ध में तो बिक्री नहीं होगा। दक्षिणता में रुई के दाम गिर गए। अब रुई का दाम क्या था, जो बढ़ा था वो गिर गया। इसके ऊपर राजस्व का अतिरिक्त भार किसानों के ऊपर पड़ा। इसी समय सूखी दुर्भिक्ष के कारण पूरा किसान वर्ग दुर्दशा की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनकी इस दुर्दशा का लाभ उठाया था महाजन साहूकार ने। साहूकार किसानों को ऋण देने के बदले उनकी फसल पर अधिकार जताते थे। इसी कारण दक्षिण में हंगामा हुआ था। कपास की खेती करने वाले किसान विद्रोही की उठे। विद्रोही किसानों ने साहूकार पर आक्रमण किया, उसके बही खाते जला दिए। अहमदनगर और पुणे से विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया। 1815 ईस्वी में मई से सितंबर महीने तक के इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण हंगामा कहा। बस इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि बंगाल के वस्त्र शिल्प के साथ कंपनी की राजनीति का किस रूप से संबंध था। भारतीयों ने देसी बैंक और बीमा कंपनी क्यों खोली, भारतीयों ने एक्चुअली खोला क्यों था, इसके बारे में आप लोग को लिखना है।
19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में भारत में यंत्र यंत्र निर्भर शिल्प का निर्माण हुआ। 1850 ईस्वी से सूती कपड़ा, पटसन और कोयला के शिल्प आए। 1853 में बम्बई में पहली सूती कपड़ा का कारखाना चालू हुआ। हुगली के रिसर में पहला पटसन कारखाना चालू हुआ। धीरे धीरे सूती कपड़े और पटसन शिल्प में कई श्रमिक के रूप में भर्ती हुए। 20वीं सदी के आरंभ में चमड़ा, चीनी, लोहा, इस्पात, ये देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा, इस्पात और विभिन्न खनिज के कारखाने का निर्माण हुआ। इन सब कारखानों में अधिकांश धन ब्रिटिश सरकार लगाता था। सस्ता मजदूर, कच्चा माल और ऊंचा मुनाफा ब्रिटिश विनियोगीकरण को अपनी ओर आकर्षित करते थे। भारत और उसके आसपास के देश में विक्रय का बाजार था। साथ ही औपनिवेशिक सरकार का भी पूर्ण सहयोग उन्हें प्राप्त था। भारतीय उद्योगपतियों को यह सहयोग नहीं मिला था। केवल सूती कपड़ा के शिल्प में कई भारतीय विनिवेशीकरण थे। बैंक से उधार लेने और बैंक से ब्याज के दर पर भी भारतीय के संग विषमता बरतती जाती थी। धीरे धीरे भारतीय व्यवस्था ने देसी बैंक और बीमा कंपनी का खोलने का प्रयास किया था। इतना लीजिएगा। तो शताब्दी के दूसरे में भाग में रेलवे पथ की टेलीग्राफ व्यवस्था का विकास हुआ। देखिए, भारत में विस्तार के परिचय का टेलीग्राफ व्यवस्था का तुलना आलोचना करना है। तो इसमें हम लोग देखिए इस प्रकार ये लिख देंगे। देखिए, सामयिक प्रयोजन में टेलीग्राफ व्यवस्था हुई। वस्तुतः रेल पथ और टेलीग्राफ का विकास सहगामी था। रेल पथ के बराबर ही टेलीग्राफ की लाइन तैयार की गई। यहाँ तक कि टेलीग्राफ से रेल के स्टेशन के बीच प्रयोजन होता था। उनके रेल के सिग्नल व्यवस्था चलाई जाती थी। 1851 ईस्वी में कई जोड़ टेलीग्राफ देखिए व्यवस्था चालू की। 1856 के अंतराल आगरा तक भारतीय उपनिवेश से 56 टेलीग्राफ केंद्र तैयार हो गई। प्रायः 4250 मील से अधिक अंतर टेलीग्राफ से परिवृत्त में समा गए थे। कलकत्ता से उप महादेश के दक्षिण पश्चिम अंचल, बम्बई, मद्रास इत्यादि अंचल टेलीग्राफ के अंतर्गत थे। 1856 ईस्वी के बीच से 17,500 मील, उन्नत सदी के अंत तक 52,900 मील टेलीग्राफ से जुड़ गए थे। इस प्रकार इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का जो आज का है चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोग को भी समझ में आया होगा।